हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज तारीख 11 जुलाई 2022 है और दिन सोमवार है। तो कल की क्लास में पिछले क्लास में हम पढ़ चुके थे सामाजिक विज्ञान के बारे में। हमने यह बताया था कि सामाजिक विज्ञान क्या होता है, सोशल साइंस के अंतर्गत क्लास 10 में कितने सब्जेक्ट आते हैं। तो उस क्लास में हमने बताया था कि सोशल साइंस के अंतर्गत क्लास 10 में 4 सब्जेक्ट आते हैं। पहला है हिस्ट्री, पहला आपका हो गया हिस्ट्री, दूसरा आपका हो गया जियोग्राफी, तीसरा आपका है इकोनॉमिक्स और फोर्थ नंबर में आपका आ जाता है पॉलिटिकल साइंस। तो पिछले क्लास में हमने इन चारों सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी दिए थे और हमको मुख्य रूप से पढ़ना है। सोशल साइंस के अंतर्गत 4 सब्जेक्ट आता है, आपको चारों पढ़ना है, पर हम आपको मुख्य रूप से क्या पढ़ाएंगे, हिस्ट्री पढ़ाएंगे। तो चलिए हिस्ट्री के बारे में हमने बताया था। अब क्लास 10 के हिस्ट्री के बारे में हम समझते हैं। अब जानते हैं कि क्लास 10 के हिस्ट्री में क्लास 10 के इतिहास में कितने चैप्टर हमको पढ़ने हैं और क्या क्या पढ़ने हैं। तो क्लास 10 के इतिहास में हमको टोटल 8 चैप्टर पढ़ना है। क्लास 10 के इतिहास में कितना चैप्टर पढ़ना है, टोटल 8 चैप्टर पढ़ना है। उन 8 चैप्टर को बारीकी से एक ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। देख लीजिए कौन कौन चैप्टर पढ़ना है। तो पहला लेसन जो आपका है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। पहला आपको ये पढ़ना है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। दूसरा चैप्टर आपका है जो साम्यवाद, समाजवाद और रूस की क्रांति। दूसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर आपको पढ़ना है इंडो चाइना यानी कि हिंद चीन में राष्ट्रवाद। हिंद चीन में राष्ट्रवाद पढ़ना, इंडो चाइना में राष्ट्रवाद यानी हिंद चीन में राष्ट्रवाद पढ़ना। फोर्थ नंबर जो आपका चैप्टर है, जो कि इस बुक का सबसे बड़ा चैप्टर है और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद। पांचवा चैप्टर आपका जो है वो है, एक मिनट लाइट कट गया है। तो देखिए इधर वो बिजली चली गई थी, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। तो हम बता रहे थे कि क्लास 10 के हिस्ट्री में आपको टोटल कितने चैप्टर पढ़ने थे, टोटल 8 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें पहला चैप्टर हम सब पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। सेकेंड नंबर चैप्टर है साम्यवाद, समाजवाद और रूस की क्रांति। थर्ड नंबर चैप्टर जो आपका है इंडो चाइना मतलब हिंद चीन में राष्ट्रवाद। और फोर्थ नंबर चैप्टर जो इस इतिहास का जो सबसे बड़ा चैप्टर है, भारत में राष्ट्रवाद। और पांचवा नंबर जो आपका चैप्टर है
एक नंबर जो चैप्टर है अर्थव्यवस्था आजीविका, अर्थव्यवस्था आजीविका मतलब औद्योगिकीकरण का युग, औद्योगिकीकरण का युग। फिफ्थ नंबर जो चैप्टर है क्या है, अर्थव्यवस्था आजीविका मतलब कि औद्योगिकीकरण का युग, औद्योगिकीकरण कब शुरू, औद्योगिकीकरण का युग कब स्टार्ट हुआ था, किस देश में सबसे पहले औद्योगिकीकरण की शुरुआत हुई थी, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। और सिक्स्थ नंबर जो आपका चैप्टर है, ऊपर वाला मिटा देते हैं, सिक्स्थ नंबर जो आपका चैप्टर है शहरीकरण एवं शहरी जीवन, शहरीकरण एवं शहरी जीवन। और 7 नंबर जो आपका चैप्टर है व्यापार और भूमंडलीकरण, भूमंडलीकरण। और 8 नंबर जो चैप्टर है आपका प्रेस संस्कृति, 8 नंबर जो आपका चैप्टर है प्रेस संस्कृति और राष्ट्रवाद, प्रेस संस्कृति और राष्ट्रवाद। तो इन्हीं 8 चैप्टरों के बारे में हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। आज हम सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद। आज हम जानेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद फर्स्ट चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक हम सबको पढ़ना है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जाकर जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस सब्जेक्ट से या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी नोट्स रहेंगे वो टेलीग्राम चैनल पर ही उपलब्ध कराए जाएंगे। यहाँ हम आपको हर टॉपिक को अच्छी तरह से समझा देंगे, और बाकी जो क्वेश्चन आंसर रहेगा वो सब कहाँ मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम चैनल नीतीश सर 95@official जाके सर्च मारिएगा टेलीग्राम पर, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला चैप्टर है हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो पहले हम लेसन के हेडिंग को समझते हैं कि आखिर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है, ये समझते हैं। तो यूरोप महादेश के बारे में तो आप लोग सभी जानते होंगे कि यूरोप क्या है। तो यूरोप एक महादेश है जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, इस सब देश के किसके अंतर्गत आते हैं, यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो यूरोप तो समझ गए, अब राष्ट्रवाद के बारे में समझते हैं कि आखिर राष्ट्रवाद क्या होता है। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, अगर इसको हम परिभाषा के रूप में बताएं तो राष्ट्रवाद किसी विशेष सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्याप्त एक धारणा है जो परस्पर उनमें प्रेम और एकता का भाव उत्पन्न करता है। अगर सीधे तौर पर मानिए कि राष्ट्रवाद क्या है, तो किसी भी व्यक्ति का अपने देश के प्रति प्रेम और लगाव की भावना ही क्या कहलाती है,
प्रेम और लगाव की भावना ही राष्ट्रवाद कहलाती है। जैसे हम भारत के हैं, हमें अपने देश से प्यार है, सभी भारतवासियों को अपने देश से प्यार रहता है, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो। अगर वो भारत के हैं तो भारत के भारतीय हैं तो उन्हें अपने देश भारत से लगाव ही रहता है, ये उनकी जन्मजात गुण होता है। तो किसी भी व्यक्ति का अपने देश के प्रति प्रेम का भाव जब आएगा, प्रेम लगाव के भाव जब उत्पन्न भावना आती है तो ही क्या कहलाती है राष्ट्रवाद। आखिर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ेंगे। इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला टॉपिक हमको पढ़ना है राष्ट्रवाद की अवधारणा। राष्ट्रवाद की अवधारणा, इसका मतलब कि इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे राष्ट्रवाद क्या होता है, और बहुत सारे इतिहासकारों ने राष्ट्रवाद को किस तरह परिभाषित किया है, राष्ट्रवाद को क्या क्या कहा है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक फ्रांस में राष्ट्रवाद। सेकेंड टॉपिक हम इसी के अंदर पढ़ेंगे फ्रांस में राष्ट्रवाद, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर यूरोप महादेश में कोई पूछे, अगर नहीं जानते तो जान लीजिए कि अगर यूरोप महादेश में कोई पूछे कि यूरोप महादेश में राष्ट्रवाद का उदय, राष्ट्रवाद की भावना का उदय कब माना जाता है, तो फ्रांस के 1789 की क्रांति के बाद ही माना जाता है। फ्रांस के 1789 की महान क्रांति के बाद ही माना जाता है। के बाद यूरोप में सबसे पहले अगर राष्ट्रवाद की भावना का उदय अगर कोई देश में हुआ था वो था फ्रांस, वो भी फ्रांस में कब, तो 1789 के क्रांति के बाद। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। इसको इस तरह से राष्ट्रवाद में यूरोप के राष्ट्रवाद में, यूरोप के राष्ट्रवाद में नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान। यूरोप के राष्ट्रवाद में नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान। हम पढ़े नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, यूरोप के राष्ट्रवाद में उसका क्या योगदान था। इससे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी आता है 10th के एग्जाम में कि यूरोप जिस तरह लिखा है उसी तरह आता है कि यूरोप के राष्ट्रवाद में नेपोलियन बोनापार्ट का क्या योगदान है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, थोड़ा मिस्टेक हो गया, योगदान ऐसे होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेटरनिक व्यवस्था या मेटरनिक युग जिसे कहते हैं। मेटरनिक व्यवस्था के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि मेटरनिक कौन था, और मेटरनिक बता देते, मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, और ये कब यूरोप पर इसने यूरोप में राष्ट्रवाद के भावना को कैसे बाधित किया, ये सब मेटरनिक के बारे में, उसकी व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। मेटरनिक व्यवस्था जब हम पढ़ाएंगे तब। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे जुलाई 1830 की क्रांति, जुलाई 1830 की क्रांति। उसके बाद 1848 की क्रांति,
ऊपर वाला मिटा देते हैं। फिर पढ़ेंगे इसके बाद पढ़ेंगे यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। फिर इसके बाद टॉपिक है इटली का एकीकरण। और लास्ट टॉपिक आपका जर्मनी का जर्मनी का एकीकरण। तो इतने सारे टॉपिक हम सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे पहला टॉपिक जो था कि राष्ट्रवाद क्या है, और बहुत सारे लोगों ने राष्ट्रवाद के बारे में क्या कहा। फिर उसके बाद पढ़ेंगे फ्रांस में राष्ट्रवाद। तो चलिए पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ते हैं राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद क्या है? तो हम पहले भी बता चुके हैं कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो लोगों के मन में अपने देश के प्रति उत्पन्न होता है। जो अपने लोगों के मन में अपने देश के प्रति प्रेम और लगाव की भावनाएं क्या कहलाती है? राष्ट्रवाद कहलाती है। अगर इसको परिभाषा के रूप में, डिफिनेशन के रूप में याद करना चाहते हैं तो इस तरह हम याद कर सकते हैं कि राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्याप्त एक धारणा है जो उनमें परस्पर एकता और प्रेम उत्पन्न करती है। एक बार और बोल देते हैं। राष्ट्रवाद किसी विशेष सामाजिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्याप्त एक ऐसी धारणा है जो उनमें परस्पर प्यार और एकता उत्पन्न करती है। तो राष्ट्रवाद को समझ गए कि राष्ट्रवाद क्या था। राष्ट्रवाद मतलब कि किसी के प्रति, अगर किसी को जैसे अपने घर के प्रति प्रेम और लगाव होता है, अपने गांव के प्रति प्रेम और लगाव होता है, इसी रूप को और विस्तृत और बड़ा कर दीजिए तो अपने देश के प्रति प्रेम और लगाव, वही क्या कहला जाएगा? राष्ट्रवाद कहला जाएगा, जो सबको होता है। अगर अमेरिका के लोग हैं तो अमेरिका के लोग को अमेरिका के प्रति प्रेम और लगाव उत्पन्न होता है। अगर राष्ट्रवाद का उदाहरण देखना चाहते हैं तो बॉर्डर पर सैनिक का देख एकदम अपने देश के प्रति दिन रात डटे रहते हैं, चाहे धूप हो, बरसात हो, जाड़ा हो, 24 घंटा रहते हैं डटे हुए। वो राष्ट्रवाद का सबसे बेस्ट उदाहरण है। क्योंकि वो क्यों रहते हैं डटे हुए? क्योंकि उनको अपने देश के प्रति पूरा समर्पण है, पूरा प्यार है, अपने देश के प्रति पूर्णतः समर्पित कर दिए हैं अपने देश के प्रति। तो हम सब में भी राष्ट्रवाद का भावना है। हम सबको भी, जितने सब के अंदर अपने देश के प्रति प्यार रहता ही रहता है। तो चलिए इसके बाद पढ़ते हैं फ्रांस में राष्ट्रवाद। ये तो छोटा सा टॉपिक है, मेन टॉपिक है आपका फ्रांस में राष्ट्रवाद। फ्रांस में राष्ट्रवाद, एक मिनट। चलिए इधर देखते हैं, हमारा टॉपिक है फ्रांस में राष्ट्रवाद। तो चलिए समझते हैं कि फ्रांस में राष्ट्रवाद क्या है। तो फ्रांस में राष्ट्रवाद समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि फ्रांस में
अगर ये तो हम जानते हैं कि फ्रांस में राष्ट्रवाद का अगर सबसे पहला माना जाए कि कब से फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, लोगों के मन में भावना अपने देश के प्रति कब हुई, निरंकुश शासक के प्रति, तो 1789 के क्रांति, उसके पहले के बाद 1789 के बाद ही फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय माना जाता है, 1789 के क्रांति के बाद। तो इससे पहले के बारे में कुछ जान लेते हैं। ऐसे क्लास 9th में अगर पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा हुआ कि 1789 के पहले फ्रांस में किस राजवंश का शासन चलता था, तो बुर्बो राजवंश का शासन चलता था। 1789 के पहले बुर्बो राजवंश का शासन चलता था, जिसका शासक था लुई 16वां। लुई 16वां जो एक निरंकुश और कट्टरवादी शासक, जो सर्वसाधारण वर्ग, उस समय फ्रांस, उस समय जिस समय बुर्बो राजवंश का शासन चलता था, उस समय फ्रांस 3 स्टेट में बटा हुआ था। फ्रांस कितने स्टेट में? 3 स्टेट में बटा हुआ था। पहला था प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। इस क्रांति के 1789 की क्रांति के पहले बोल रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय, फ्रांस में नहीं बल्कि पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कब से माना जाता है, तो फ्रांस के 1789 की क्रांति के बाद ही माना जाता है। अगर आपने क्लास 9th में स्टडी किया होगा हिस्ट्री का, तो आपको पता होगा कि उसमें 1789 के पहले फ्रांस में बुर्बो राजवंश का शासन चलता था, और उसका शासक 1789 के पहले शासन कर रहा था लुई 16। तो लुई 16वां एक बहुत ही कट्टरवादी निरंकुशवादी शासक था। वो लोगों के, सर्वसाधारण वर्ग के लोगों को तकलीफ पहुंचाता था, टैक्स बढ़ा दिया था, मजदूरी समानती व्यवस्था चलता था, बंधुआ मजदूर चलता था, भू दासत को करता था, खुलकर जमीन को क्या करता था, हड़प लेता था। और उस समय पूरे फ्रांस कितने स्टेट में बटे हुए थे, तो 3 स्टेट में बटे हुए थे। पहला प्रथम स्टेट में कौन आ जाते थे? प्रथम स्टेट में आ जाते थे कुलीन वर्ग के लोग। प्रथम स्टेट में कुलीन वर्ग के लोग आ जाते थे, और द्वितीय स्टेट में मध्यम वर्ग के लोग, और तृतीय स्टेट में आ जाते थे सर्वसाधारण वर्ग के लोग। कुलीन वर्ग जिनके पास जमीन और राजनीति, जिनके पास जमीन और शासन प्रणाली की पदाधिकारी जो रहते थे, सब कुलीन वर्ग के लोग हो जाते थे। राजा का परिवार सब कुलीन वर्ग के अंतर्गत आता था। और मध्यम वर्ग के अंतर्गत ये एक नया वर्ग था जो क्रांति के पहले ही बना था। इसके अंतर्गत सभी बुद्धिजीवी लोग आ जाते थे, जैसे हो गए शिक्षक, वकील, डॉक्टर, ये सब मध्यम वर्ग के लोग मध्यम वर्ग के अंतर्गत आ जाते थे। और सबसे ज्यादा मात्रा में अगर कोई थे तो वो थे सर्वसाधारण वर्ग के लोग। उसमें गरीब किसान मजदूर आ जाते थे, और सबसे ज्यादा जनसंख्या उन्हीं की थी। सबसे ज्यादा जनसंख्या सर्वसाधारण वर्ग के लोगों की थी, सर्वसाधारण वर्ग के लोगों की थी। कुलीन वर्गों की जनसंख्या अगर हम पूरे फ्रांस के पूरी जनसंख्या को 100 माने, तो मात्र 15 से 20%, मात्र 10% ही कुलीन वर्ग की जनसंख्या, और 70% करीबन 70 से 80% करीबन सर्वसाधारण वर्ग के लोगों की जनसंख्या थी। ये मध्यम वर्ग भी सर्वसाधारण वर्ग का ही एक हिस्सा था। इसमें जो पढ़ लिख जाते थे, जो पढ़ लिख कर अच्छा मतलब टीचर बन गए, वकील बन गए, वो किसमें आ जाते थे? वो मध्यम वर्ग, द्वितीय स्टेट मध्यम वर्ग के अंतर्गत आ जाते थे। मध्यम वर्ग को एक वर्ग और कहा जाता था
इसे बुद्धिजीवी वर्ग भी कहा जाता है। तो धीरे धीरे लुई 16वां का शासन जो है पूरा क्रूरता पूर्वक शासन करने लगा, तो लोगों के मन में आक्रोश उत्पन्न हुआ। लोग देश के प्रति जागृत हुए और अपने लोगों ने लुई 16वां का विरोध कर दिया। और इसके लिए फ्रांस के दार्शनिक भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। उस समय जो फ्रांस के दार्शनिक थे, महत्वपूर्ण दार्शनिक एक था मोंटेस्क्यू, एक थे पहला मोंटेस्क्यू थे, जिनकी एक पॉपुलर पुस्तक है विधि की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ द लॉ, विधि की आत्मा पुस्तक नामक के लेखक हुए थे मोंटेस्क्यू। एक थे रूसो। दोनों महत्वपूर्ण फिलोसफर थे, दार्शनिक थे, जिन्होंने फ्रांस की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फ्रांस के 1789 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो 1789 ईस्वी में लुई 16वां को राजगद्दी छोड़कर भागना, लुई 16वां को राजगद्दी से हटा दिया गया और उसके जगह पर लुई 14वां को संवैधानिक रूप से राजा बनाया गया। लुई 14वां, लुई 14 जो था वो एक अच्छा संवैधानिक रूप से शासन करता था। और पहले फ्रांस में स्टेटस जनरल के स्थान पर नेशनल स्टेटस जनरल का नाम बदलकर उसे नेशनल असेंबली कर दिया गया। और फ्रांस में पहले सभी राज्यों का अलग अलग झंडा होता था, तो उस सब के स्थान पर एक राष्ट्रीय झंडा, फ्रेंच झंडा की मान्यता दी गई। और फ्रेंच को राष्ट्रीय बोली, राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया गया और फ्रेंच का राष्ट्रीय गान भी बनाया गया। इसी तरह फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अब आगे पढ़ेंगे इसमें। फ्रांस में 1830 की जुलाई क्रांति और 1848 की क्रांति। उसके पहले हम जानेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। नेपोलियन बोनापार्ट कौन थे और उनका क्या योगदान था यूरोप के राष्ट्रवाद में, और विशेषतः फ्रांस के शासन प्रणाली में उनका क्या योगदान। तो फ्रांस के राष्ट्रवाद में आप समझ गए होंगे। तो फ्रांस में अगर राष्ट्रवाद पूछा जाए कि फ्रांस में राष्ट्रवाद अगर सबसे पहले कब से माना जाता है, तो 1789 की क्रांति से माना जाता है। 1789 के क्रांति के पहले वहाँ किसका शासन था, तो बुर्बो राजवंश का शासन था। उसका शासक कौन था, तो लुई 16वां था। वो कैसा हुआ, एक निरंकुशवादी कट्टरवादी शासक था। वो कुलीन वर्ग का हिमायती था, मतलब जो बड़े बड़े लोग थे उसका वो सपोर्ट करता था, और गरीब लोगों को क्या करता था, टैक्स लेता था, उनसे मजदूरी करवाता था, बहुत कम मेहनताना भी देता था। ये था। तो लोगों के बीच में आक्रोश बढ़ा, लोगों के मन में आक्रोश। अगर आप ही किसी से काम करवाते रहिएगा और उसको पैसा भी नहीं दीजिएगा और काम करवा रहे हैं दिन रात, तो बेचारा क्या होगा, उसके मन में आपके प्रति धीरे धीरे क्या अच्छा भावना उत्पन्न होगा, नहीं, वो आपके धीरे धीरे के मन में आपके प्रति एकदम गुस्सा उत्पन्न होगा। और एक दिन जब गुस्सा ज्यादा भर जाएगा तो क्या करेगा, आपके विरोध विद्रोह कर देगा। तो उसी प्रकार इसी रूप में वो राजा लुई 16वां था, जो बार बार उसको तंग कर रहा था, गरीब लोगों को बहुत तंग कर रहा था, मजदूरी करवा रहा था, पैसा नहीं दे रहा था, टैक्स भी ज्यादा ले रहा था, बहुत तंग कर रहा था। तो सबके मन में एकजुटता का भावना आया, सबके मन में आक्रोश उत्पन्न हो गया। सबने क्या कर दिया, 1789 में क्रांति कर दी और 1789 में लुई 16वां को राजगद्दी छोड़नी पड़ी और उसके जगह पर किसको बैठा, उसके जगह पर लुई 14वां को शासक बनाया। वह एक अच्छा शासक था, वो संवैधानिक तरह से शासन करता था। और फिर जो फ्रांस
में स्टेटस जनरल था, उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया, और फ्रांस की राष्ट्रीय भाषा फ्रेंच को बना दी गई, और फ्रांस का एक राष्ट्रीय ध्वज भी बनाया गया। यही था फ्रांस में राष्ट्रवाद। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। तो चलिए आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। अगर आप लोग तो कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। अच्छा खराब जो भी डाउट हो वो जाकर कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, हम आपके डाउट को क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो के लिए नमस्कार।